हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन एनसीटी 2026 के लिए जनरल टेस्ट क्लास नंबर 9। आज के जो 3 टॉपिक हैं वो सुपर इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं नेशनल साइंस अवार्ड 2025, ये एक नया अवार्ड है जो कि भारत रत्न की रैंकिंग का है ना। जैसे ओवरऑल इंडिया में हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो क्या है? भारत रत्न है। उसी तरह से अगर साइंस की फील्ड में इंडिया में अगर देखा जाए तो नेशनल साइंस अवार्ड दिए जा रहे हैं। क्या ये अवार्ड है, किसे ये मिला है, इसके बारे में समझते हैं। हर एक क्लास में हम लोग 3 टॉपिक कवर करते हैं, तो देखते हैं आज के 3 टॉपिक हमारे कौन से होने वाले हैं। और इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद इसी क्लास से रिलेटेड फ्री एमसीक्यूज़ या आप कह लें कि क्विज़ आप हमारी ऐप पर जा कर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की हैं उन सभी के एमसीक्यूज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको सिंपली जाना है और फ्री क्विज सेक्शन में हर एक क्लास के आप क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेशनल साइंस अवार्ड 2025 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो इंडिया में साइंटिफिक एक्सीलेंस के लिए जो हाईएस्ट रिकॉग्निशन दिया जाता है, जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में या वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए, वो कौन सा है? साइंस नेशनल साइंस अवार्ड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। किन्हें ये दिया जाता है? साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को या फिर इनोवेटर्स को, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। उत्कृष्ट योगदान के लिए इन 3 क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्षेत्र नहीं, हम ये कहेंगे कि पर्सनैलिटी या कोई वैज्ञानिक है, तकनीक से जुड़ा हुआ है या किसी ने कुछ नई चीज़ बनाई है, इनोवेटर है, तो उन्हें ये दिया जाता है। अब खास बात क्या है यहाँ पर? इंट्रोड्यूस्ड इन 2024, पिछले साल ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है, रिप्लेसिंग अर्लियर भारत विज्ञान अवार्ड 2003। तो 2003 में भारत विज्ञान पुरस्कार जो था, ओके, वो दिया जाता था। और साइंस पॉपुलराइजेशन अवार्ड, ठीक, ये दोनों अवार्ड जो थे, पहला अवार्ड भारत विज्ञान अवार्ड 2003 से स्टार्ट हुआ था। साइंस पॉपुलराइजेशन अवार्ड जो है ये 1987 से दिया जा रहा था। इन दोनों को ही हटा करके, इनको रिप्लेस करके अब क्या आ गया है? अब ये अवार्ड आ गया है हमारा नेशनल साइंस अवार्ड। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 2024 में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अवॉर्डेड एनुअली इन 13 फील्ड, 13 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड इनोवेशन। सो ये 13 फील्ड्स हैं जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है, और ये कुछ कॉमन फील्ड आपके सामने लिखी हुई है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें 2024 में आया है ये अवार्ड। पिछले 2 अवार्डों को हटा करके आया है, नाम आपके सामने है, और 13 फील्ड में ये दिया जाता है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से अवार्ड हैं? नेशनल साइंस अवार्ड में 4 कैटेगरी है। विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दूसरा है विज्ञान श्री डिस्टिंग्विश साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन, विशिष्ट वैज्ञानिक योगदान हेतु ये दिया जाता है। थर्ड है विज्ञान युवा, ठीक है, SSB, विज्ञान युवा SSB क्या है इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। देन विज्ञान टीम, अगर कोई टीम ने मिलकर के कुछ अचीवमेंट हासिल किए हैं तो उन्हें भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। ओके, नाउ इस साल 2025 में विज्ञान रत्न किसको मिला है? फिजिक्स के लिए मिला है। एंड पोस्टमसली, मतलब कि मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है, या ऑनर दिया गया है। किसे दिया गया है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। ओके, किसके लिए? फिजिक्स की फील्ड में दिया गया है। एंड क्यों दिया गया है इन्हें?
हायल और नार्लिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, एन अल्टरनेटिव टू आइंस्टीन्स जनरल रिलेटिविटी एंड काउंटर टू द बिग बैंग मॉडल। तो इसके काउंटर के लिए इन्होंने ये जो थ्योरी बनाई है, को डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो इन्होंने डेवलप किया है, किसके अल्टरनेटिव के फॉर्म में, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जनरल रिलेटिविटी का जो थ्योरी है, ओके, और बिग बैंग मॉडल के काउंटर में इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ओके, विज्ञान श्री किसको मिला है? अब ये विज्ञान श्री, देखो आपको एक चीज याद रखनी है, विज्ञान रत्न तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, तो ये एक को ही दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। विज्ञान श्री फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो 13 कैटेगरी है तो अवार्ड 13 कैटेगरी में दिए जाएंगे ना, वो हमारे लिए अब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम को मैंने यहाँ पर रखा है ताकि आपको, देखो इतने सारे नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं ही है ना, बट आपके पास ये PDF रहेगा, कीप चेकिंग इट। तो कई बार क्या होता है, हमें नाम याद रह जाते हैं कि कौन सा नाम किससे जुड़ा हुआ है। मैं नहीं कहूँगी कि हर एक नाम का रट्टा मारो, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक। तो विज्ञान श्री जो है, एग्रीकल्चर साइंस, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको यहाँ पर कहूँगी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर एंड न्यूक्लियर एनर्जी। वाई इज इट सो? क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि हॉट टॉपिक है ना इंडिया के लिए। एग्रीकल्चर साइंस, न्यूक्लियर एनर्जी, इन्वायरमेंटल साइंस हर एक देश के लिए है खैर, एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। फिर है विज्ञान युवा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, वहां हमने देखा था ना SSB क्या है, शांति स्वरूप भटनागर। ये यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है अंडर 45 ईयर, मतलब 45 साल से कम उम्र की जिनकी एज है उन्हीं को ये विज्ञान युवा अवार्ड दिया जाएगा। अगेन ये अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है। सो नाम आपके सामने है, मैं कहूँगी कि इसे अपने पास रखिएगा, एक आध बार इसे पढ़ लीजिए, वो बेहतर रहेगा। बाकी विज्ञान टीम की बात करें तो विज्ञान टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखना चाहिए। असाधारण वैज्ञानिक योगदान के लिए टीम को दिया जाता है। अरोमा मिशन CSIR टीम एग्रीकल्चरल साइंस के लिए ये दिया गया है। तो एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट, दूसरा टीम का नाम आपको याद रखना है, अरोमा मिशन CSIR कृषि विज्ञान के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रंस बुकर प्राइज। इस साल की ये सबसे बड़ी खबर है जो लोग नॉवेल लिखते हैं उनके लिए। देखिए बुकर प्राइज होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया में अभी तक इंडिया के 6 लोग हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला है, और उनके नाम एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, 2023 में पूछे भी गए हैं। उनकी भी लिस्ट को हम लोग अभी रिवाइज करेंगे, बट सबसे पहले ये समझो कि ये खबर इतनी खास क्यों है। सो बुकर प्राइज फाउंडेशन has launched the Children's Booker Prize, a new global award for children's novel। तो चिल्ड्रंस के लिए जो नॉवल लिखी जाएगी उसके लिए एक अलग से चिल्ड्रंस बुकर प्राइज दिया जाएगा। ऐसी नॉवल जो 8 से 12 साल के बच्चों के लिए लिखी गई है, उस कैटेगरी के लिए अगर कोई लिखता है और एक्सेप्शनल वर्क है उनका, तो उन्हें चिल्ड्रन बुकर प्राइज दिया जाएगा। पहली बार ये 2027 में दिया जाएगा, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, ओके। AKO फाउंडेशन जो है इसको सपोर्ट करने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कौन सी नॉवेल को कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसी नॉवेल जो 8 से 12 साल के बच्चों के लिए लिखी गई है, फ्रॉम एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की हो, बट इट मस्ट बी पब्लिश्ड इन UK और आयरलैंड। उसका पब्लिश कहाँ हुई हो, वो UK और आयरलैंड में हुई हो, ओके। और लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल इंग्लिश वर्क होना चाहिए, एंड ट्रांसलेशन बोथ अलाउड, या तो इंग्लिश में हो या फिर उसका ट्रांसलेशन किया गया हो, दोनों ही अलाउड है। अगर हम इंडियन बुकर प्राइज विनर की बात करें, ऐसे इंडियन जिन्हें अभी तक बुकर प्राइज मिल चुका है, तो अभी तक के सिर्फ ऐसे 6 इंडियंस हैं, ठीक है, और उनके नाम आपके सामने हैं। सलमान रशीद, इनकी नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन,
ओके। अरुंधति रॉय, अच्छा ईयर भी लिखा है 1981 से लेकर के 2025 तक में बुकर प्राइज मिला है इंडियंस को। देखते हैं, 6 ही मिले हैं बस, कौन कौन से नाम है। अरुंधति रॉय को 1997 मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट ये लिस्ट है। ओके देन अरविंद अडीगा द वाइट टाइगर, पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आया था, एक ऑप्शन था ये भी। गीतांजलि श्री 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। डेजी रॉकवेल ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है रेत समाधि। एंड बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प, बानू मुश्ताक 2025 रिसेंट हार्ट लैम्प, ये जो है कन्नड़ दीपा बश्ती ने इसका क्या किया है, अनुवाद किया है। तो ये 6 नाम, 6 राइटर के और 6 किताबों के नाम आपको पता होने चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट इज इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव स्टार्ट हो गया है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। ओके सो हरियाणा गवर्नर असीम कुमार घोष इनॉग्रेटेड सारास एंड शिल्प मेला इन कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में सारास एंड शिल्प मेला की ओपनिंग हुई है। ओपनिंग एट 21st डे इंटरनेशनल गीता महोत्सव, तो कहाँ हुई है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये गीता महोत्सव होने वाला है। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये चलेगा, 21 दिन का ये मेला या महोत्सव आप कह लें, गीता महोत्सव है। ओके मेन इवेंट कब से कब तक चलेंगे, 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक रहेंगे। वेन्यू कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। पार्टनर कंट्री इंग्लैंड भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टनर स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश हमारा, ठीक है। चलो सो बैकग्राउंड क्या है, ये गीता महोत्सव क्यों मनाया जाता है। स्टार्टेड एज गीता जयंती फेस्टिवल, गीता जयंती फेस्टिवल 1989 में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंटल बोर्ड ने स्टार्ट किया था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने गीता जयंती उत्सव स्टार्ट किया था 1989 में। ओके सिंस 2016 इट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल गीता महोत्सव, और 2016 से इसका नाम बदल करके क्या हो गया है, इसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल गीता महोत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट्स यूनिवर्सल टीचिंग ऑफ भगवद गीता बिलीव्ड टू बी डिलीवर्ड इन कुरुक्षेत्र, तो ये माना जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है वो कुरुक्षेत्र में दिया गया था। ओके सो इसी चीज़ को, उनकी टीचिंग्स को ध्यान में रखते हुए ये महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रहेगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2016 से इंटरनेशनल गीता महोत्सव मनाया जाता है। इसके पहले से भी मनाया जा रहा है, पर गीता जयंती फेस्टिवल के फॉर्म में मनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे, एशियन सीड कांग्रेस, अब ये क्या है, एशियन सीड कांग्रेस इनॉग्रेटेड बाय शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के काफ़ी लंबे समय तक 4 पारियों में जो है हमारे सीएम रहे हैं वो मध्य प्रदेश के, ठीक है। और ये अभी क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है ना। मुंबई में ये एशियन सीड कांग्रेस को क्या कर रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इसकी थीम क्या है, सोइंग द सीड ऑफ प्रॉस्पेरिटी थ्रू क्वालिटी सीड्स, गुणवत्ता बीजों से समृद्धि के बीज बोना, ये इसकी थीम है। इंडिया हैज़ 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन नीड क्लाइमेटिक रेजिलेंट क्रॉप वेरिएशन, तो क्या कहना है यहाँ पर कि भारत में 15 ऐसी कृषि जलवायु क्षेत्र है जहाँ पर रेजिलेंट मतलब कि क्लाइमेटिक रेजिलेंस मतलब कि प्राकृतिक आप कह लें कि जो परिवर्तन होते हैं, है ना, जलवायु अनुकूलन, जैसी जलवायु है उसमें, जिस भी तरह की जलवायु है उसमें कृषि हो जाए। एक ऐसा राइस जो कि राजस्थान में भी उग जाए, जो महाराष्ट्र में भी उग जाए, जो अंडमान में भी उग जाए, तो वो क्या हुआ, जलवायु अनुकूलन की किस्म हो गई वो, ठीक। सो 2 राइस वैरायटी डेवलप्ड यूजिंग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ऐसी 2 राइस की वैरायटी डेवलप की गई है
जीनोम एडिटिंग करके इंक्रीजिंग यील्ड बाय 19 to 40% विथ लेस वाटर एंड लोअर कार्बन इमिशन। तो कम से कम पानी में और कम कार्बन इमिशन, ये आपको पता होना चाहिए कि जो चावल की जहाँ खेती होती है वहाँ पर कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी वैरायटी जीनोम एडिटिंग करके बनाई गई है जहाँ पर कम से कम कार्बन उत्पन्न होगा और कम से कम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये भी पता है कि धान की खेती में बहुत पानी लगता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट त्रिलोचना महापात्रा ऑनर्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सीड सेक्टर। बायोटेक्नोलॉजिस्ट है कौन? त्रिलोचना महापात्रा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपने पिछले साल के पेपर में देखा होगा, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन लेडी साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट से आया था। ओके, सो त्रिलोचना महापात्रा आपको नाम याद रखना है। और ये कब से कब तक है? आज की तारीख तक में था ये, 17 से 21 नवंबर तक ये एशियन सीड कांग्रेस होनी थी, मतलब आज खत्म हो गई होगी। 21 तारीख को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, 21 नवंबर 2025 को। ठीक, तो ये आज के 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और इसमें बहुत से ऐसे फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम में पूछने लायक हैं। सो आई होप कि आपने सभी चीज़ों को नोट किया होगा और ध्यान रखा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।